हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स वेटेज क्या है, 8 नंबर का आपका पेपर यहाँ से बनता है। सो उसके लिए दो, वही जैसे हमने कल करा था वैसे उसी तरीके से सेम आज हम करेंगे। पहले पार्ट 1 जिसमें आपको जो टॉपिक्स दिख रहे हैं ये रिवाइज होंगे। दिस इज योर पार्ट 1। टॉपिक क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तक अभी आज हम कवर करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? ओके मैम सिर्फ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक है ना शायद सिलेबस में? नहीं, प्रोसेसेस सारे करेंगे बेटा, जितने भी ओके हैं। हम वहां पर कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहते, बाई चांस कोई एक नंबर में मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट आएगा अगर आएगा तो। तो सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो किसके साथ डील करती है, हीट, वर्क एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट का दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, वर्क का हीट में। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड से आपको समझ में आता है, थर्मो होता है हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन। जैसे अगर मैं हैंड रब कर रही हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, वर्क से क्या हो रहा है, मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं ना, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली जैसे हमारे स्टीम इंजन होते हैं, वहां हीट से वर्क हो रहा होता है, स्टीम जो है उसके पास काफी हीट होता है जिससे इंजन चल रहा होता है। सो ये इंटर कन्वर्जन हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। 3 हमारे मेजर लॉज हैं यहाँ पे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। 4 आपके मेजर प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। सो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक तो वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोकोरिक, आइसोबारिक बारिक वन वन स्टेटमेंट का है। आइसोकोरिक क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिकल में कहीं हो सकता है, जैसे नीट 2018 में आपका आइसोबारिक को लेकर एक सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो हम प्रोसेसेस नहीं छोड़ेंगे, सारे करेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाए, यस मैम। यही होता यस है। मैम। अब यस इसको मैम। करेक्ट कर लो। ठीक है, एग्जैक्ट जो चीज होती है वो क्या होती है, जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये चेंज नहीं होते समय के साथ, तो गिवन सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है या थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे मैं आपको 3 सिस्टम बना के दिखाती हूँ। पहला सिस्टम है, अब ये स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, यहां से ऐसे बन सकते हैं। जैसे मैंने एक सिस्टम बनाया, ये मैंने बनाया आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, फिर सेकेंड सिस्टम मैंने बनाया, यहां पर मान लो कोई भी गैस है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल हो गए। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल जो हम केटीजी में डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड की हम बात कर रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाता है। ओवरऑल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं। सो मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम ये था जो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब ना इसमें हीट आ सकती है, ना हीट जा सकती है, ना मैटर आ सकता है, ना मैटर जा सकता है, ये पूरा आइसोलेट कर दिया हमने। और दूसरा सिस्टम हमने क्या बनाया है, इसमें हमने 2 ले लिए हैं और बीच में हमने एक वॉल लगा दिया। ये है आपके पास नॉन कंडक्टिंग वॉल या एडियाबैटिक वॉल भी आप बोल सकते हो, नॉन कंडक्टिंग वॉल। तो यहाँ पर प्रेशर ए, वॉल्यूम ए, टेम्परेचर ए। एक गैस ले ली, दूसरी गैस ले ली, प्रेशर बी, वॉल्यूम बी, टेम्परेचर बी। और एक थर्ड सिस्टम हम ले लेते हैं जिसमें हमने बीच में क्या लगाया है, एक कंडक्टिंग वॉल या डायथर्मिक वॉल, कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, डायथर्मिक, डायथर्मिक मतलब मैटर नहीं चेंज हो सकता लेकिन हीट का आदान प्रदान हो सकता है। तो यहां से हमने मान लिया इसमें प्रेशर ए, वॉल्यूम ए, टेम्परेचर ए, इसमें मान लिया प्रेशर बी, वॉल्यूम बी, टेम्परेचर बी। एंड सपोज टेम्परेचर ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर बी, तभी हीट फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए पहला जो सिस्टम है, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, आइसोलेटेड है, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा विद सराउंडिंग? यस मैम। इट विल यस बी मैम। इन थर्मल इक्विलिब्रियम बिकॉज इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर समय के साथ नहीं बदल रहा, जैसे गैस थी वैसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि सराउंडिंग के साथ कोई भी आदान प्रदान किसी तरीके का है ही नहीं। सो एक आइसोलेटेड सिस्टम अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो इसका टेम्परेचर एक ही है, टेम्परेचर ए इक्वल्स टू टेम्परेचर बी वाला तो कंडीशन बाद में आएगा। अभी देखो ये वाला जो है नॉन कंडक्टिंग वॉल है और ये वॉल्स भी आपने क्या कर दिया, नॉन कंडक्टिंग कर लिया।
तो अब भी आपके पास हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। जो गैस इसमें है जैसे है, जिन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वही रहेगी, और सिमिलरली जो यहाँ है वही रहेगी। तो क्या ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है? यस मैम। दे आर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर समय के साथ नहीं बदल रहे हैं, तो आपस में यस यू कैन से दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑल्दो टेम्परेचर ए और टेम्परेचर जो बी है वो बराबर नहीं है। आई बात समझ में? अब थर्ड जो पार्ट है, यहाँ हमने बाहर चलो मान लिया कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स लगा दी, बट बीच में हमने लगा दी कंडक्टिंग वॉल्स। तो उसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकरा रहे हैं, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो टेम्परेचर ज्यादा होना मतलब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो जब टकराते हैं वॉल्स के साथ तो यहाँ से हीट आगे फ्लो करती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ वे टू ट्रांसफर एनर्जी एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हीट का आदान प्रदान होगा। तो कुछ समय बाद क्या होगा, पी ए डैश, वी ए डैश एंड टेम्परेचर मान लेते हैं हम लोग टी, टी ओनली। कुछ देर बाद ऐसे होगा ना कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। यहां मान लो आपके पास पीबी डैश, वीबी डैश एंड टी। इस पर्टिकुलर केस में आप बोल रहे हो कि टेम्परेचर इस सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ बराबर हो गया। यस, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम नाउ। क्लियर है ये बात सबको? अब देखो, अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपको इक्वेशन पता है, अगर आपका टेम्परेचर बदलता है तो प्रेशर वॉल्यूम में भी चेंज आता है, पढ़े ना सारे लॉज, इनमें चेंज होते हैं। यस मैम। तो ये डैश, वी डैश, पीवी डैश, वीबी डैश, जब Yes, तक ma'am. टेम्परेचर बराबर नहीं होता हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। Ma'am, जब बराबर हो जाता है तो आप बोलते हो कि आप ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और उस समय पर टेम्परेचर इक्वल है। मैम इनिशियली तो ये थर्ड वाला इक्विलिब्रियम में नहीं है ना? इनिशियली नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में चेंज होना बंद हो गया। ओके मैम। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। टेम्परेचर वाला जो डेफिनेशन आप देते हो वो एक स्पेशल केस हो गया। एक आइसोलेटेड सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर उसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल नहीं चेंज हो रहे। दो सिस्टम जिनके बीच में आपने वॉल जो लगा दी, नॉन कंडक्टिंग वॉल लगा दी, ऑल्दो टेम्परेचर डिफरेंट है बट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्ड केस में हीट का फ्लो हुआ, ठीक है, कुछ समय बाद वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगी। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं होता। हीट के ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये था थर्मल इक्विलिब्रियम का पूरा स्टोरी। अब आता है आपका जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ हमें क्या बताता है? सिंपल, सबको आई थिंक याद होगा कि मान लो तीन सिस्टम है, तीन गैसेस लगा लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ए सी के साथ हमने क्या किया, ये वाली को तो आइसोलेटेड रखा, ठीक है, ये भी आइसोलेटेड रखा, यहां पर हम कंडक्टिंग कर देते हैं। तो यहां पर जब आप कंडक्टिंग करोगे तो टेम्परेचर ए इक्वल्स टू टेम्परेचर सी हो जाएगा। सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं और यहां कंडक्टिंग कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आइसोलेट नहीं, सॉरी, नॉन टेम्परेचर कंडक्टिंग। बी यहाँ और टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज होगा, सी। सॉरी, हीट का फ्लो होगा कब तक होगा? जब तक टेम्परेचर सी और टेम्परेचर बी नहीं बराबर हो जाता। अब हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पूरी वॉल को नॉन कंडक्टिंग कर दिया, यहां पर हमने कंडक्टिंग कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा कोई हीट का फ्लो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ए टेम्परेचर बी के बराबर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू सिस्टम ए एंड बी ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, ए और बी अगर एक थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो ए एंड बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में पाए गए और उस समय पर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। क्लियर है सभी को? यस। टी इज इक्वल टू टीसी, टीबी इज इक्वल टू टीसी, देन टी इज इक्वल टू टीबी। ये है जीरोथ लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हीट की बात करते हैं। पेपर के लिए जो बातें इंपॉर्टेंट है उन पे मैं हाईलाइट करूंगी। It is a form of energy that will flow from one body to other when there is temperature difference. Temperature difference के बिना heat flow नहीं करेगा, ये energy flow नहीं करेगा। It is a form of energy that will flow जब दो bodies के बीच में temperature difference होता है। इसकी यूनिट क्या है? जूल या कैलोरी, ठीक है। हीट फ्लो कहां से कहां करती है? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर सिस्टम ने हीट गिव आउट किया तो हम उसका साइन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। सही बोला मैंने?
Yes, ma'am. हीट गिवन टू सिस्टम इज पॉजिटिव। मैंने बोला था सिस्टम ने हीट गिव आउट किया, मतलब हीट गिवन बाय सिस्टम। उल्टा नेगेटिव। बोला मैंने, मैं देख रही थी तुम लोग कितना अटेंशन दे रहे हो क्लास में। मैम हीट Yes? गिवन टू सिस्टम मतलब सिस्टम को हीट दिया ना। हाँ दिया। हीट गिवन टू सिस्टम मतलब मान लो मेरे पास कोई एक गैस का चैम्बर है या एक सिलेंडर है, उसमें मैंने किसी तरीके से हीट दिया, सिस्टम को हीट देना, दैट इज पॉजिटिव। और सिस्टम, मतलब आपने तो बोला हीट को मैंने मतलब बाहर निकाला, तो वो तो नेगेटिव हाँ होगा ना। मैंने आपको केमिस्ट्री बोला, में तो मैंने केमिस्ट्री में उल्टा तो बोला उल्टा था ना, होता है। मैंने आपको बोला था कि हीट जो सिस्टम ने दिया वो पॉजिटिव होगा, मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक है, तो अभी थोड़ा ये चीज साइन का ध्यान रखेंगे, साइन इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको वर्क का साइन और हीट का साइन ध्यान में रखना है। ठीक है, हीट पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। पाथ पे डिपेंड करता है। अब मेरे साथ दोबारा रिपीट करेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हीट गिवन बाय सिस्टम, सिस्टम ने हीट बाहर निकाला, नेगेटिव। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें बहुत सारी गैस है और मैंने इसको एक ट्रक पे रखा हुआ है और मैं इसको लेके जा रही हूँ कहीं पर। तो अब इस चैम्बर की अगर मैं इस गैस की बात करूं तो बहुत तरीके की एनर्जीज है इसके पास। इसके पास एक ट्रक चल रहा है तो एक काइनेटिक एनर्जी भी है, ये कितनी हाइट पे रखा है, एक इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, उसकी वजह से भी आपके पास एनर्जी आएगी। ठीक है, और इसके अंदर की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है, ये मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं तो इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होता है तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि आइडियल गैस है और बाहर के जितने भी चीजें हैं वो हमने नेग्लेक्ट कर दी। बाहर जैसे बाहर वाली काइनेटिक एनर्जी हमने मान लिया कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम इसके गैस के अंदर की बात करते हैं। इसके अंदर अब क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। हो सकता है ये वाइब्रेट कर रहे हो ड्यू टू टेम्प, जो भी इस गैस का टेम्परेचर होगा तो आपके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, और इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन। तो अगर आइडियल गैस की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। हम आइडियल गैस में मानते हैं कि उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता। सो जो इंटरनल एनर्जी बनी उसके पास वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से आएगी, चाहे ट्रांसलेशन हो चाहे वाइब्रेशनल हो। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन रियल गैस होता तो काइनेटिक एनर्जी भी आता और पोटेंशियल एनर्जी भी आता। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की। कोई भी प्रोसेस हो, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस, अगर आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ये हमेशा ट्रू है, एन सीवी डेल्टा टी। सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा टी क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक सबको, क्लियर है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, सो कोई भी प्रोसेस है, एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, अगर आप डेल्टा यू निकाल रहे हैं तो आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। और डेल्टा टी आपके पास क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, सिस्टम के पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना, राइट? तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सिस्टम में डेल्टा यू पॉजिटिव है, और एनर्जी रिलीज बाय सिस्टम में डेल्टा यू नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है एंड इज जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है, यस और नो बोलो, हम सबसे काम नहीं चलेगा। यस मैम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यस मैम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, जो आपके पास हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव है, हीट रिलीज बाय सिस्टम है तो नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी कोई भी आपके पास प्रोसेस हो तो एनसीवी डेल्टा टी होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सिस्टम पॉजिटिव, और डेल्टा यू पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज बाय सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, स्टेट फंक्शन जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, क्लास चल रही है पापा।
हाँ जी, आवाज जी का फोन आ गया था। चल आ जाओ। अब हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज, वैसे मैं आपको केटीजी में भी रिवाइज कराऊंगी, बट डेल्टा यू से कनेक्टेड जितने भी फॉर्मूले हैं मैं एक बार लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपके पास रहता है जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। एक होता है आपके पास सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। उसके यस बाद मैम। आपके पास आता है गामा दैट इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी, राइट। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू क्या हो जाती है, गामा सीवी, यस राइट। ये गामा सीवी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में अगर पुट कर दें तो, सॉरी, सीपी की वैल्यू गामा सीवी अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू आर। सीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आर बाय गामा माइनस वन। यस मैम। तो ये मैं यहाँ पुट कर दूं एन इंटू में आर बाय गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फॉर्मूला थोड़े रीशफल करने पड़ सकते हैं, तो एक ये फॉर्मूला भी होता है, इसको थोड़ा दिमाग में फिट करके रखेंगे। अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी कनेक्ट करना आना चाहिए। सीवी क्या होता है आपके पास, एफ बाई टू आर। आर क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मोनोटॉमिक गैस है तो एफ की वैल्यू 3 होगी, डायटोमिक गैस है तो एफ की वैल्यू 5 हो गई, 5। ठीक है। और आपके पास सीपी की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस एफ बाई टू इंटू आर। अच्छा, एक और आपके पास होता है गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में क्या होती है, 1 प्लस 2 बाय एफ, यही होती है, यही है। यस मैम। आप यहाँ पुट यस। कर लो, इस रिलेशनशिप से आ जाएगा गामा इक्वल्स टू सीपी बाय सीवी। तो ये केटीजी में हम लोग वैसे जनरली डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिक हीट का जितना डिस्कशन है मैं वहीं करूंगी, बट वैसे ओवरऑल बता दिया कि अभी यहाँ कोई सवाल इनसे रिलेटेड आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। कूल, यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्क की बात करते हैं। अब देखो वर्क जो होता है वो हमने बहुत सारे तरीके के वर्क देखे हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट एस, राइट। यस मैम। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मान लो कोई भी आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो वर्क हो गया। अच्छा, इसके अलावा कोई याद है, क्यू डेल्टा वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, हाँ। यस मैम। ओके। चेंज इन काइनेटिक एम एनर्जी। डेल्टा वी, ग्रेविटेशनल वर्क डन, यस मैम। ठीक है। एंड एसो ऑन, जैसे से बहुत सारे हैं। तो ये तो होता है मैकेनिकल वे ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग, हीट ट्रांसफर। जैसे मैकेनिकल वे होता है जो जो ये वाले फॉर्मूले हमने किए ना। नॉन मैकेनिकल वे जो होता है वो आपके पास हीट देना सिस्टम को, जैसे मान लो आपने सीधा हीट दे दिया, तो ये नॉन मैकेनिकल वे हो गया। समझ में आई बात। मैम नॉन मैकेनिकल क्यों वापस ये? मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल से आप क्या समझते हो, जैसे दिस इज मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी, दिस इज मैकेनिकल। मैम मैकेनिकल में तो मीडियम की जरूरत होती है ना, मतलब। अभी बताती हूँ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दिस इज मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एंड हीट भी एक क्या है, हीट क्या होता है, एनर्जी। हीट इज अ वे टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी, ये एक तरीका है, इट इज नॉट एनर्जी, ठीक है। सो यहां से आपके पास क्या है, नॉन मैकेनिकल वे होता है, ये नॉन मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक सिस्टम को सिंपली गर्म कर दिया, ठीक है, तो उसको मैंने हीट दे दिया, मतलब एनर्जी ट्रांसफर करी ना गर्म करके, राइट। यस मैम। या फिर मैंने क्या किया, मान लो कि मैंने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने कुछ काम किया जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके पास काइनेटिक वर्क हुआ। एनर्जी, अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, सो उसको एनर्जी मिली ना चलने के लिए। यस तो मैम। दिस इज अ मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर एनर्जी। और हीट होता है नॉन मैकेनिकल वे, सिंपली आपने हीट ऐड कर दिया सिस्टम के अंदर। एनर्जी देने के दो तरीके हैं, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल, अभी समझ में आया, यस मैम। ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो यहाँ पर वर्क डन है गैसियस सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। मैम मैकेनिकल में जैसे कि हमने हीट दिया उसको, और नॉन मैकेनिकल में वहां से हीट रिलीज हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल रही मैं। जैसे आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो ये वाला केस समझ में आया, आपने कोई टॉय कार लिया मान लो, ठीक यस है, आपने उसको चलाना है, आपने उस पर कुछ जैसे वर्क किया और फिर उसमें
जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। अच्छा मैम, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा मैकेनिकल में आ गया, और मैकेनिकल हो गया, जिसको हीट दे लाइक टेम्परेचर वगैरह तो वो नॉन मैकेनिकल नॉन में आ मैकेनिकल हो। गया। जैसे मान लो आपने दो बॉडीज को कांटेक्ट में रख दिया, तो और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो अपने आप एनर्जी का फ्लो होगा, दिस इज नॉन मैकेनिकल वे। ठीक है, यस मैम। ठीक है। दूसरा आपके पास, जैसे मैंने मान लो हैंड रब किया, मैंने कुछ काम किया जिससे हीट का ट्रांसफर हुआ या हीट प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, दिस इज मैकेनिकल वे। तो अब गैसियस सिस्टम में जब हम वर्क डन देखते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लेते हैं, P डेल्टा V। ये तो होता है जब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा क्या होता है, P dV, V1 से V2, दिस इज इक्वल टू वर्क डन, जब आपके पास वेरिएबल प्रेशर होता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये पिस्टन थी, इसमें आपकी कोई गैस थी, तो अगर हम इस पिस्टन को पहले मान लो पकड़ के बैठे थे और फिर हमने उसको छोड़ दिया, तो जो प्रेशर ऑफ गैस है उसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगता है। आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक्सपेंड करेगा। सपोज एक स्मॉल वर्क डन हुआ जब ये फोर्स लगा और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, यहां से फोर्स को आप लिख सकते हो पी ए इंटू डीएक्स को आप लिख सकते हो डीवी स्मॉल वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डीएक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम डीवी। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब अगर मैं प्लॉट करती हूँ, वेरिएबल प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने कुछ भी मान लीजिए कोई काम किया एक गैसियस सिस्टम के ऊपर, तो प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप है कि ये कर्व आ रहा है। ठीक है, तो अब P डेल्टा V डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि हर पॉइंट पर प्रेशर चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, P dV, राइट। ऐसे ही मैं दूसरा स्ट्रिप लूं, तीसरा स्ट्रिप लूं, फोर्थ लूं, P dV क्या है, स्मॉल वर्क डन हो गया। तो ऐसे सारे स्मॉल 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 वर्क डन निकाल के ऐड करूं तो टोटल वर्क डन आ जाएगा ना, आएगा या नहीं आएगा। यस मैम। यस मैम। हमने क्या किया, इस कर्व को हमने पतली पतली नैरो नैरो स्ट्रिप्स में काट लिया, और इस छोटी छोटी सी पतली सी अगर मैं स्ट्रिप का एरिया निकालूं, दैट इज इक्वल टू P इंटू डीवी, क्योंकि मैंने प्रेशर और नीचे वॉल्यूम लिया है। तो ये छोटा सा इसका थिकनेस डीवी और प्रेशर यहाँ पर हमें इतनी पतली है स्ट्रिप की, इसके लिए हम प्रेशर कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हमने एक स्मॉल वर्क डन निकाल लिया। ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल वर्क डन मैंने ऐड कर दिए, और सारे ऐड कर दूंगी, मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा V1 से V2 अगर गैस एक्सपैंड हो रही है, राइट। और इस एडिशन के तरीके को ये जो इस तरीके से आपने जो एरिया एरिया ऐड किया है, ये हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं। तो अगर आप एरिया ऐसे ऐड कर रहे हैं, जैसे आपके पास पहला हो गया P1 dV, अगला हो गया P2 dV, फिर आ गया P3 dV एंड सो ऑन, ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन, जहां से जहां तक जा रहे हो P dV। क्लियर है अभी सबको कि ये ग्राफ कैसे कनेक्ट हुआ इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब मान लो इसी से हमारे पास वो कांस्टेंट प्रेशर वाला बन जाता है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, डीवी का इंटीग्रेशन हमने किया, V1 से V2 गए तो P डेल्टा V, वही फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि एरिया अंडर द कर्व, जैसे आप स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स का, ये नैरो नैरो स्ट्रिप्स का जब टोटल वर्क निकाल रहे हो, बेसिकली एरिया निकाल रहे हो ना। यस मैम। निकाल रहे हो तो ये जो कर्व के नीचे एरिया है, अगर मैं सीधा एरिया ही निकाल लेती सारा टोटल, मान लो कोई ऐसी फिगर बन रही है, स्क्वायर बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो मैं सीधा उसका एरिया निकाल सकती थी, तो मुझे सीधा ही वर्क डन मिल जाता, मुझे इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो एरिया अंडर द कर्व पीवी ग्राफ के अंदर टोटल वर्क डन दे रहा है, और वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन V1 से V2 P dV होता है। कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये P डेल्टा V बन जाएगा। क्लियर है ये सारी चीजें आपको। यस मैम। यस मैम। अब बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो ये पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। फिजिक्स के अंदर सिस्टम जो काम करता है वो पॉजिटिव है। हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कब होगा, जब मुझे मशीन काम करके देगी, राइट। ठीक है, यस मैम। तो ये अप्रोच लेके आपको साइन याद आ जाएगा, मुझे काम लेना है फिजिक्स में, मुझे काम लेना है, मशीन ऐसी बनानी है, मुझे काम मिले बहुत सारा, वो मेरे लिए पॉजिटिव है। और मुझे काम करना पड़ गया किसी चीज पे, मैं बहुत आलसी हूं, मुझे नहीं करना, ये नेगेटिव हो गया। याद करने का तरीका, ठीक है। अब मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। क्यों, अगर हीट अगर सिस्टम को आपने दी है तो पॉजिटिव, हीट अगर ने सिस्टम ने रिलीज करी है तो नेगेटिव, एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज की है डेल्टा यू नेगेटिव।
ठीक है। और डेल्टा यू का फॉर्मूला जो हमने किया एनसीवी डेल्टा टी फॉर एनी प्रोसेस, ये ट्रू होता है। अब वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। नेगेटिव। जब एरिया Negative. डिस्कशन करेंगे, एरिया के क्वेश्चंस आगे आ जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव वर्क डन है नेगेटिव वर्क डन? तो वो साइकिल देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ये वाला है, इसमें ऐसे साइकिल दे रखी है, क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, ऐसे 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 चल रहा है। यस मैम। तो अगर Yes, ma'am. आपके पास क्लॉकवाइज होता है तो जो भी एरिया आएगा वो पॉजिटिव वर्क डन देगा। अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वो नेगेटिव एरिया नेगेटिव वर्क डन देगा। क्लियर है बात सबको? यस मैम। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन कर दो फिर। वर्क डन इन ए बी प्रोसेस कितना होगा बताओ? वर्क डन इन ए बी, चलो निकालो। आपके पास 2 मिनट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी तरीके के आपको फिगर्स मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। सारे के सारे निकालो और बताओ कितना होगा। मैम 2 जूल। निकालो पहले सारे कॉपी पे, वर्कआउट करो, चारों लिखो। मैं 2 मिनट में आपको पूछूंगी। अभी 6:01 हुआ है, 6:03 पे मैं पूछूंगी। हाँ जी, डन सबका? यस मैम। यस मैम। आ जाओ, एक सेकेंड रुको बस। हाँ जी, तो पहले का आंसर बताइए। मैम 0। किसी को इस आंसर से प्रॉब्लम है? No, ma'am. सबका क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, प्रेशर जरूर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यस मैम। आइसोकोरिक प्रोसेस है। या आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। वर्क डन इन बीसी प्रोसेस, बीसी में तो एरिया अंडर द कर्व 6 निकालना था हमको। 6 यस, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालोगे? ट्राइंगल प्लस नीचे जो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। सो हाफ इंटू बेस कितना है आपके पास? 3 - 1 2। मैम सीधा ट्रापीजियम का फॉर्मूला भी लगा ही सकते हाँ, हैं। वो भी लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है?
मैम हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स का, हाफ इंटू में सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू एच, हाइट कितनी है। हाँ, जैसे मान लो आपके पास ये ट्रेपीजियम है और ये ट्रेपीजियम ही नहीं बन रहा, ये ट्रेपीजियम है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगी? हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में जो हाइट होगा, यही होता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर याद नहीं है फॉर्मूला, ट्राइंगल निकालो, रेक्टेंगल निकालो, ऐड करो, तो हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू में बेस 3 - 1 2 इंटू हाइट 4 - 2 2 प्लस रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6। यस मैम। यस मैम। 6 एटमॉस्फेयर लीटर, ये यूनिट्स का भी थोड़ा ध्यान रख लेना, कई बार ना ऐसे लिखा होता है इंटू 10⁵, तो वो भी लेना है। तो डायग्राम में क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ, सीए प्रोसेस में कितना है? 0। 4 0 क्यों होगा? पी डेल्टा वी 4 होगा। होगा। 4 होगा। यस, तो प्रेशर कितना है? 2। डेल्टा वी कितना है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम -2 2 -4 होगा। ठीक है, यही मैम कंसेप्ट जब हमारे पास वॉल्यूम के पैरेलल ग्राफ होता है तब प्रेशर 0 नहीं हो जाता, तो उस नहीं केस नहीं, में प्रेशर 0 क्यों होगा? वॉल्यूम की पैरेलल करोगे तो मैम इस जब आइसोबारिक प्रोसेस होती है तब ऐसे ही होता है। कांस्टेंट होता है, प्रेशर 0 नहीं होता। यस मैम, कांस्टेंट, यस। हाँ, वैल्यू है इसकी 2, 0 नहीं। ठीक है, 0 यस मैम। तब होता है प्रेशर जब वो इस प्रेशर के ही पैरेलल हो नहीं सॉरी, 0 कब होगा प्रेशर आपका? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तब P 0 हो जाएगा, जब dP कांस्टेंट होगा तो P 0 हो जाएगा। नहीं, अगर dp/dt इक्वल्स टू 0 है तो p कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो पहले 0 था तो बाद में 0 होएगा, वो केस अलग हो गया। यहाँ पर आपको सिंपली देखो, प्रेशर 0 तो यही होगा बस। या फिर आप बोल सकते हो, अगर ये आपके पास लाइन है तो इसके लिए प्रेशर कांस्टेंट है, बट अगर मैं ए बी वाली लाइन लेती हूँ तो उसके लिए तो प्रेशर 2 से 4 हो रहा है, यस बी मैम। से सी ले रही हूँ तो 4 से 2 हो रहा है, बस सी से ए जब आप जा रहे हो तो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। 0 तो ये आपके पास एक ही पॉइंट पे होगा यहाँ। ओके मैम मैम। ये और -2 कैसे आया? क्योंकि आपका देखिए जो एरो है वो सी टू ए है, प्रोसेस क्या है? सी टू ए जा रहा है। सो यहाँ है फाइनल वॉल्यूम और यहाँ है इनिशियल वॉल्यूम। अब बताओ, फाइनल Okay, ma'am. वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से छोटा है ना, हाँ। तो आप पी डेल्टा वी करते हो तो डेल्टा वी इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो मैम आपके, मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग भी दिया था। अच्छा, ग्राफ में भी अगर आप देखेंगे तो हमने क्या कहा था? क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और एंटी नहीं क्लॉकवाइज। मैम, जैसे राइट हैंड साइड जाते हैं तो बढ़ती है ना वैल्यू, तो मैंने वैसे ले लिया था। अच्छा, आपने एरो उल्टा ले लिया होगा। हम्म। चलो, वर्क डन इन एबीसीए प्रोसेस कितना होगा? 0 0 0 0 क्यों होगा? एबीसीए साइक्लिक प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी थोड़ी Cyclic. पूछा है, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2, 2 यूनिट्स हो जाएगा, 2 2 into जाउल और 2, और साइन क्या आएगा? क्लॉकवाइज साइकिल है ना, तो साइन आएगा +2। प्लस। positive. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes. ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये कीजिए, नीट 2013, a gas is taken through the cycle A to B, B to C and C to A as shown. What is the net work done by the gas? मैम इंटरनल एनर्जी 0 होगी साइक्लिक प्रोसेस में, वर्क डन नहीं। यस, स्टेट फंक्शन जो भी है ना वो साइक्लिक प्रोसेस में 0 हो जाएगा। ओके मैम। बताइए कितना आंसर आएगा? 1000 जूल।
1000 आएगा, श्योर? हाँ मैम। तो क्या निकालना था, वर्क डन बाय द गैस क्या है, ठीक है, एरिया अंडर एरिया एरिया हाफ इनटू बेस कितना है, दिस इज 7, दिस इज 2 यानी 5, 5 और हाइट कितना है 6 - 2 यानी 4, 4 और ये आएगा इंटू 10 टू द पावर 5, ये वाला 5, ठीक है, और यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर -3 भी आएगा, -3 तो 10⁻² हो जाएगा। यस 5 2 ज़ा 10 और इंटू 10 टू द पावर 2 यानी 1000। 1000 you. joules। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन आप Yes, चेक ma'am. कर सकते हो, जैसे वर्क डन बाय गैस है, पॉजिटिव आना चाहिए, और हमने एरिया जो निकाला साइकिल जो है वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ही आया है, यस ठीक है, मैम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बताइए फटाफट। एन आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी, ए एज शोन इन गिवन डायग्राम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैसेस। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ट्रिकी कर दिया, कैसे कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस वैसे पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? आप वो मत देखो, आप ये देखो कि एरिया क्या बन रहा है, यहाँ पे एरिया जो बनेगा वो क्या होगा, टी क्लॉकवाइज है। पी नॉट मैम इंटू, पर वो साइक्लिक प्रोसेस है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो हाँ तो वर्क तो नेगेटिव पहले आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव आएगा, आंसर बिल्कुल नेगेटिव आएगा। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप ये देखो कि आपको जो साइकिल दे रखी है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है भाई, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब एक्चुअली में वर्क डन ऑन द गैस हो रहा होगा ना। यस ठीक मैम। है, yes ma'am चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल क्या है कि आप सिस्टम को कोई अगर हीट देते हैं, वो दो तरीके से यूज होती है, या तो उससे कुछ काम किया जाता है या फिर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है या चेंज हो जाती है। जैसे मान लो मैंने एक गैस लिया और इसमें मैंने कुछ हीट दिया, अगर मैं यहाँ हीट दूंगी, अगर मान लो ऊपर से मैंने इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो क्या होगी, ये गैस एक्सपैंड होगी, बट सारा का सारा हीट एक्सपेंशन में नहीं जाता, कुछ ना कुछ क्या है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में चला जाता है। सो बेसिकली डीक्यू दो हिस्सों में टूट जाती है, या तो कुछ उससे काम हो रहा है या उससे इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब आप न्यूमेरिकल्स में डीक्यू डीडब्ल्यू डीयू के थोड़े साइन ध्यान रखेंगे, वही जो हमने पीछे किया, गिवन टू द सिस्टम है अगर हीट पॉजिटिव लेना है, गिवन आउट बाय सिस्टम है तो नेगेटिव लेना है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, और डी तो आपके पास क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हीट एब्जॉर्ब करा होगा सिस्टम ने पॉजिटिव आएगा, हीट रिजेक्ट किया होगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखो इसका, इफ क्यू ई and W denote respectively the heat added, change in internal energy and work done in a closed cycle process, then इनमें से कौन सा करेक्ट है? अब देखो हमारी आदत क्या होती है, जनरली हम इंटरनल एनर्जी को U समझते हैं, तो ये आपके पास U है, अब इसको देखते ही फटाफट हो जाना चाहिए, सी C ठीक है, क्योंकि थर्ड साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, क्लोज साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी 0 हो जाती है। सो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इतने आसान आसान सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पे, in a thermodynamic process pressure of fixed mass of gas is changed in such a manner that gas molecule gives out 20 joule of heat and 10 joule of work is done on the gas. gas molecule ने 20 joule of heat given out, यानी कि आपको जो हीट दे रखा है वो सिस्टम ने बाहर निकाला, यानी -20 हो गया। यस मैम। वर्क डन का बताओ, वर्क डन ऑन द गैस है नेगेटिव होगा -10, नेगेटिव। ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 40 जूल, इनिशियल इंटरनल एनर्जी 40 है, एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी निकालनी है। कैसे करूं? फर्स्ट लॉ ऑफ डेल्टा थर्मोडायनेमिक्स, U is equal to Q plus W प्लस W होता है, ये -20 हो गया। U कितना है, U को U ही रखते हैं, डेल्टा Q डेल्टा U डेल्टा W। सो डेल्टा U ले लेते हैं, और डेल्टा W क्या है, -10। -10 सो डेल्टा U कितना हो गया, -20 + 10 यानी -10। -10 अब इसको ओपन कर लो, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज -10, सो U फाइनल कितना हो जाएगा, -10 + U इनिशियल यानी -10 + 30 40 सॉरी 40, तो आंसर कितना हो गया 30। 30 क्लियर है? तो साइन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर गलत आएगा अगर साइन सही नहीं लोगे तो।
चलो नेक्स्ट, अब तुम खुद करके बताओ। इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्सॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क इज। मैम एक बार पिछला स्लाइड दिखाना। मैम आपने बोला वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। वर्क डन बाय सिस्टम होता है बेटा मोस्ट। हमें फिजिक्स में मशीन से काम चाहिए है, केमिस्ट्री में होता है ये उल्टा साइन। ओके मैम। क्वेश्चन दिखा दो। हाँ सॉरी, कीजिए जरा। सात्विक क्लास अभी 6:15 पे। यस मैम। चलो फिर मैं अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगी, देन यू विल ज्वाइन दैट क्लास। ओके मैम। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस प्लस केटीजी फिर हम मंडे को करेंगे, यस मैम। ठीक है। कितनी देर लग रही है? मैम डी ऑप्शन। मैम 7900। 7900 है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले बताओ क्या लगाऊं, कौन सा लॉ लगाऊं? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। चलो ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंज इन सिस्टम हैज दैट एब्सॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी, तो ये तो प्लस ही आएगा। 2000 कैलोरी। Yes, ma'am. अच्छा Yes, 2000 ma'am. अभी मुझे जूल में यानी एसआई यूनिट्स में चाहिए है। कैलोरी और जूल में क्या रिलेशनशिप है? 4.2 4.4 multiply. कितना होता है एक कैलोरी में, कितना जूल होता है? 4.18। 0.18। चलो 4.2 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। यस। यस मैम। दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू हमें निकालना है, एंड वर्क डन कितना है? 500 जूल। अब ये पॉजिटिव लूं या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. सोच लो क्या बोला। नेगेटिव लेंगे मैम। सिस्टम दैट हैज एब्सॉर्ब्ड इतना एनर्जी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क, वर्क डन बाय सिस्टम है, दैट इज यस मैम नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 4.2 इंटू 2000 माइनस 500। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है? Ma'am, 7900. क्लियर है सभी को? ये करेक्ट हाँ हो जी। जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कीजिए जरा, इंपॉर्टेंट सवाल। सारे जितने कॉन्सेप्ट पढ़े ना सब रिवाइज हो जाएंगे। सारे जो भी है ना A to B, B to C, C to A, सब में आप निकालिए जरा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा। मैम ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। पहले किया हुआ है? नहीं। यस मैम। चलो मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5/2। 5/2। 5/. And N is equal to 1. Gas undergoes a cyclic process. ABC as shown in the figure. The process BC is adiabatic. Sorry, एक सेकंड रुकिए, पढ़िए एक बार। The process BC is adiabatic. चलो ठीक है। Temperature at A, B and C are 400, 800 and 600 Kelvin. Choose the correct statement. अब स्टेटमेंट्स देखिए क्या है। इंटरनल एनर्जी बतानी है ए बी में, बी सी में और साइक्लिक प्रोसेस में या सी ए में। तो इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी सभी प्रोसेसेस के लिए कि इनमें से कौन सी करेक्ट आ रही है। तो सबसे पहली बात तो एक तो पूरा गलत है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है? 0। ये तो आएगा ही नहीं। अब निकाल लेते हैं हम लोग ए बी प्रोसेस के अंदर, ए बी प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला बोला था, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, आपको क्या लगाना है? एनसीवी डेल्टा टी, Delta. ठीक है। एन 1 है, हम निकाल रहे हैं कौन से प्रोसेस के लिए? ए बी प्रोसेस के लिए। सो सीवी क्या हो जाएगा आपके पास? F/2 R। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? ए से बी जा रहे हो, 800 माइनस 400। मैम इसको 5/2 नहीं लिख सकते डायरेक्ट F/2 को? लिख दो, अभी मैंने बस एक बार दिखाने के लिए लिखा है, 5/2 ही लिखना है, ओके मैम। ठीक है।
5/2. So 5/2 are 800 minus 400, ये कितना हो जाएगा 400. तो 2 1s are 200. ये कितना हो जाएगा आपके पास AB प्रोसेस में 1000 1000. 1000 R और पॉजिटिव आ रहा है. सो जो ये आंसर है ये तो गलत हो गया. ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग BC प्रोसेस के लिए. अब आप बताओ डेल्टा U फॉर BC प्रोसेस कितना आ रहा है. सेम फॉर्मूला, हालांकि उन्होंने बोला है BC प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक है. एडियाबेटिक हमें इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला यही लगाना है, NCV डेल्टा T. Delta 1 अगेन F/2 R अगेन डेल्टा T कितना हो जाएगा 600 माइनस 800 800. 800. 5/2 R, 8 में से 6 गया 2, 200 माइनस 200, Minus. ये 100 हो गया. सो माइनस 500 R. क्या यही आ रहा है BC प्रोसेस? यस मैम. मैम अब R सेटिस्फेक्शन एक D ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. CA प्रोसेस में कितना आ रहा है डेल्टा U इन CA प्रोसेस. N is 1, CV is 5/2 R again and delta T again कितना हो जाएगा 400 minus 600 कितना आएगा Minus 500 यार 500 is minus 500 Yes, ma'am. तो ये आ जाएगा आपके पास अगेन minus 500 Minus R. 500 R. बट यहाँ 700 आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा. तो अभी कर सकते हो ऐसे सवाल. यस Yes, मैम. ma'am. ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे. और नेक्स्ट टाइम आपकी कहीं भी क्लास होती है सो यू विल इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड, ताकि मैं कुछ अरेंजमेंट्स करूं, शिफ्ट कर सकूं. सो नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, वेरिएबल्स, इक्वेशंस, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, ये सब डिस्कस करके फिर हम KTG स्टार्ट कर देंगे. यस मैम. चलिए ठीक है बच्चों, आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे. थैंक यू मैम. वेलकम बेटा. एंड प्लीज जो असाइनमेंट आपको मैम ने भेजे हैं उसमें फिजिक्स पार्ट अटेम्प्ट कर लीजिए. विद सॉल्यूशंस आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट. ठीक है, वो करो. फिजिक्स वाला पार्ट अभी संडे को पेपर देने के बाद करना.